गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारी बुक है BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य। इसका जो हमारा चैप्टर नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ है, नमक का दरोगा। उसमें हमको ये गद्यांश दे रखे हैं जिनकी हम व्याख्या करेंगे आज। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत ही बताऊंगी, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी और आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से कर पाओगे। मोस्टली तो आपको करना आता ही होगा, बट थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको कि ये गद्यांश कौन से चैप्टर से है। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो इस वाले में टोटल इन्होंने 3 गद्यांश दे रखे हैं, जिसमें पहला ये वाला है। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। ये हमारा फर्स्ट गद्यांश है। इसके बारे में हम स्टार्ट में लिखेंगे संदर्भ या फिर प्रसंग। जो प्रस्तुत हमारी ये गद्यांश है, प्रेमचंद जी की कहानी नमक के दरोगा से लिया गया है। इसमें हम थोड़ा बहुत बताएंगे, जैसे कि मुंशी वंशीधर के बारे में, कि मुंशी वंशीधर जो थे वो नमक के दरोगा के पद पर नियुक्त किए गए थे। वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, ये बात है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत इसके बारे में और भी हम इसके बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि नमक के व्यापार पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी, अतः मुंशी वंशीधर इस गैर कानूनी व्यापार को रोक देते थे। कि वो ईमानदार थे, तो वो वो भ्रष्टाचार वाले काम वो नहीं करते थे और न ही किसी को करने देते थे। तो इसी वजह से ये यहाँ पे गद्यांश में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं आगे व्याख्या। पंडित अलोपीदीन धनी व्यक्ति हैं। उन्हें विश्वास था कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, क्योंकि जो हमारे ये पंडित थे और ये जमींदार भी थे, तो ये बहुत ज़्यादा घमंडी थे। इनको अपनी संपत्ति का, अपने धन का बहुत ज़्यादा घमंड था। उनका यह विश्वास अखंड विश्वास था, अर्थात पहले भी कभी खंडित नहीं हुआ था। उनके इस विश्वास ने इन्हें अत्यधिक आत्मविश्वासी और अहंकार से परिपूर्ण बना दिया था। उनका मानना था कि वे धन से दरोगा को भी खरीद लेंगे, और वे मानते थे कि धन के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है। लक्ष्मी की कृपा से रिश्वत के माध्यम से गैर कानूनी कारोबार इसी भांति चलता रहेगा, ऐसा मानना था पंडित जी का। पंडित अलोपीदीन के समक्ष ईमानदारी और नैतिकता का कोई मूल्य नहीं था। उन्हें अपने धन पर गर्व है और वे धन के मद से निर्बाध रूप से भ्रष्टाचार को चलाए रखते हैं। उनकी इस मानसिकता का उस समय की न्याय व्यवस्था और सरकारी तंत्र समर्थन करता दिखाई देती है। धन और प्रतिष्ठा के मंद में चूर गैर कानूनी कार्यों के प्रति निश्चिंत अलोपीदीन की मानसिकता का वर्णन करते हुए लेखक इस पूरी प्रक्रिया के प्रति उनके रवैये को दिखाते हुए स्पष्ट करते हैं कि वे गैर कानूनी कार्य करते हुए पकड़े जाने पर भी विचलित नहीं हुए, बिना डरे निश्चिंत होकर पान के बीड़े लगा कर खाते हैं। उनका यह निश्चिंत और बेपाक रवैया इस युग के भ्रष्टाचारी तंत्र और धनी व्यक्ति के समाज के प्रभाव का द्योतक है। ये दिखाता है कि कैसे उसको रंगे हाथ पकड़ लिया गया था जमींदार को, इस पंडित को। उसके बाद भी वो मज़े से पान को खा रहा है सबके सामने, उसको कोई चिंता ही नहीं। उसको ये था कि मैं तो सबको खरीद लूँगा क्योंकि मेरे पास पैसा है। प्रेमचंद ने पंडित अलोपीदीन के इस पूरी व्यवस्था के प्रति लापरवाह मनोभाव को दिखाकर यह बताने का प्रयास भी किया है कि धनी व्यक्ति अपने धन और प्रभाव से पूरे तंत्र को अपने समक्ष झुका सकता है और ईमानदार को उस व्यवस्था से बाहर भी कर सकता है। जो ईमानदार व्यक्ति है वो उसको पूरे सिस्टम से भी बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि जो धनी व्यक्ति हैं वो सबको पैसे खिला देता है। इसकी वजह से वो हमारा हो गया गद्यांश नंबर 1। ये हमारा गद्यांश नंबर 2। ये देखिए, मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझे इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की
प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपुद्दीन हंस कर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। मतलब कि यहाँ पे मतलब हम बात करेंगे कि प्रसंग की, तो प्रसंग तो वही है कि ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है, नमक के दरोगा से ली गई है। इसमें बता रहे हैं कैसे मतलब वो जो जमींदार था, जो पंडित था, वो मतलब एक लेटर लेके आता है और मुंशी को देता है कि आप ऐसे ऐसे मैं आपको अपने काम में अपना भागीदार बना रहा हूँ और आपको मैं अपना एक मैनेजर बना रहा हूँ। इस चीज़ को बताया गया है। तो व्याख्या इसकी इजी है, आप इजीली कर लोगे। उसके बाद भी आप एक बार इसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपको थोड़ा बहुत इससे हिंट मिल जाए कैसे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पैसेज ये दे रखा है, पंडित अलोपुद्दीन इस अगाध वन के सिंह थे, अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपुद्दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके असाध्य साधन करने वाले धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उसे सहानुभूति प्रकट करता था। वह तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल थे। मतलब ये था हमारा, इसमें हमने स्टैंजा पढ़े, 3 गद्यांश पढ़े हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें भी हम सबको हिंट मिल जाएगा, जैसे अलोपुद्दीन है, वंशीधर है, मतलब यहाँ से हमको आइडिया मिल जाएगा कि ये कौन से चैप्टर की मतलब गद्यांश है, कौन से चैप्टर में से। इसमें देखा जैसे ये रहा मुंशी वंशीधर है, इसमें भी फिर ये अलोपुद्दीन आ गया, तो मतलब इससे भी हमको हिंट मिल जाएगा। इसमें भी है पंडित अलोपुद्दीन रहा, वंशीधर रहा, तो मतलब इससे हमको हिंट मिल जाएगा कि ये स्टैंजा हमारे कौन से लेसन में से है। ये स्टैंजा हमारे लेसन नंबर 5 है, जो कि नमक का दरोगा और जिसको प्रेमचंद जी ने लिखा है उसमें से लिया गया है। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू एवरीवन।